हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं सुपर 30 का भाग 4 का वॉल्यूम 3। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे और टोटल 30 हो जाएंगे, मतलब 120 क्वेश्चन, और कुछ मैं एक्स्ट्रा भी उसके साथ में लाया हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और रिंग बेल पे क्लिक करना ना भूलें। तो आज हम देखने जा रहे हैं इसके आगे के क्वेश्चन, वो भी डिटेल में, और जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये ध्यान रखिएगा, नर्वस सेल जो है, तंत्रिका कोशिका जो है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल के बारे में और देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी का क्या है? नर्वस सेल है, पूरी बॉडी का। अब बात करते हैं आगे सेल के बारे में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सेल जो है, कोशिका जो है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका है। सबसे छोटी यूनिट जो है कोशिका है, सेल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि कोशिका से बात करी गई हमने। अब कोशिका से बात करिए तो मेनली देखिए, सबसे बड़ी कोशिका आपसे अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा जो रहता है, ऑस्ट्रिच का जो एग है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद जो सबसे, थोड़ा लॉजिक लगा है, जो सबसे बड़ी कोशिका होगी, विश्व की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सारे जीव जंतु में, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वही सबसे भारी कोशिका भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे भारी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग जो है सबसे भारी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका है। अगला देखते हैं। अब प्रश्न आता है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो है, ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक है। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक। अब ये जितने प्रश्न जो लिए मैंने, ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे बड़ी कोशिका बात कर ली हमने, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे भारी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नाम दिया गया है। ध्यान रखिए, सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक। अब बात करेंगे सबसे लंबी। देखिए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अब सबसे लंबी, लंबी मतलब हो गया लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स रहते हैं। तो ये सबसे लंबी की बात हो तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र। अब बात करी गई तो सबसे शुतुरमुर्ग आया था, तो इससे एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा पक्षी की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, इसमें यूं मत लगा दीजिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग खुद है, जिसको अपन हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच। और एक और विशेषता है इसकी, ये पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच जो है, शुतुरमुर्ग जो है, उड़ नहीं सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर आए तो ध्यान रखिएगा, मादा अंडाणु, फीमेल एग या फीमेल ओवम जो है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करी गई है मानव शरीर में, तो ध्यान रखिएगा मादा अंडाणु है। और अगर इसी में बात करी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर सबसे छोटी कोशिका जो है स्पर्म है, शुक्राणु जो है, स्पर्म जो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, अगर ये ऑप्शन में नहीं आया है तो आपको लगाना है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पोसेल या सेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया। देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, सबसे भारी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर ध्यान रखिएगा, मानव शरीर लिखा रहेगा वहां पर, तो मादा अंडाणु। सबसे छोटी हो गई शुक्राणु, स्पर्म, और सेकंड नंबर पे आरबीसी। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़े पक्षी की, तो हमने बात कर ली। अब थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हो, जो एग्जाम में, अभी मेरी एग्जाम में जेईई की में ये पूछा गया था, ध्यान रखिए। अब रिवर्स मतलब उल्टा उड़ने वाला जो पक्षी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो है हेमिंग बर्ड है। कौन है? हेमिंग बर्ड है। अब जो ये पक्षी जो है उल्टा उड़ सकता है। अब क्या हो गया, सबसे छोटा पक्षी जो है वो भी क्या है? हेमिंग बर्ड। हिंदी में बोला जाता है गुंजन पक्षी, मगर ऑप्शन हमेशा हेमिंग बर्ड नाम से ही आया है। अब देखिए, उल्टा उड़ने वाला, सबसे छोटा पक्षी,
अब जो सबसे छोटा पक्षी होगा वो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी भी कौन सा हो गया दोस्तों? हेमिंग बर्ड है। ये 3 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। हेमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी, और उल्टा उड़ने वाला पक्षी, और सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के बारे में बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो वो भी कौन है? हेमिंग बर्ड ही है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ध्यान रखिएगा हेमिंग बर्ड के बारे में। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों हम। अ ग्रुप ऑफ आर्क बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ आर्क बैक्टीरिया समूह का जो है उत्पादन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है मीथेन में। ध्यान रखिएगा किसमें है? मीथेन में। ये भी एक बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। मीथेन जो रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, आर्क बैक्टीरिया का मैंने एक डायग्राम ले लिया है। अब इसमें ध्यान रखिए, इसकी बाहर की जो सरफेस जो है आर्क बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी है? सेल वॉल की बनी है। जिस कारण से आर्क बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पादप की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसकी बाहर की जो सरफेस है सेल वॉल, या फिर हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति की बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, इसको कौन सी कैटेगरी में? प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, और मेनली किसमें? मीथेन के प्रोडक्शन में ज्यादा यूज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है और सीरीज 4 सीरीज का थर्ड क्वेश्चन, सुपर 30 कंप्लीट है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू इन अ ड्राई सेल फ्रॉम। अब जो है ड्राई सेल जो रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो उसके अंदर जो भरा रहता है केमिकल, तो वो कौन सी ऊर्जा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो उसके अंदर मेनली स्टोरेज कौन सी रहती है? केमिकल ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा रहती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी रहती है? रासायनिक ऊर्जा रहती है। अब अगर मैं बात करता हूं, सेल वैसे 2 प्रकार के रहते हैं, एक प्राइमरी रहता है और एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो रहता है जिसको हम खाली एक बार यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूज एंड थ्रो। अब ये 3 प्रकार का डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और ड्राई सेल जो हम जनरली नॉर्मल यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आता है ड्राई सेल या प्राइमरी सेल कितने वॉट का रहता है? तो ध्यान रखिएगा 1.5 वॉट का जो रहता है आपका प्राइमरी सेल रहता है। और एक आता है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते, यूज कर सकते केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल की जो बैटरी है वो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती है, और प्राइमरी सेल को खाली हम एक बार यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो सेल 2 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय 2 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉपलर प्रभाव जो है किस पर लागू होता है? तो डॉपलर प्रभाव मेनली ध्यान रखिएगा आपकी लाइट वेव फॉर्म जो है, प्रकाश और साउंड, इन दोनों पे ही वर्क करता है। अब डॉपलर प्रभाव के बारे में हम थोड़ी एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी एप्लीकेशन और वास्ट यूजेस है डॉपलर प्रभाव के। अब डॉपलर प्रभाव के उपयोग देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जनरेशन के वेदर रेडार में भी उपयोग हो रहा है किसका? डॉपलर का। मतलब एक एग्जांपल ले लिए, साइक्लोन जो है किसी घर की ओर बढ़ रहा है या फिर किसी देश या फिर समुद्र से बढ़ रहा है, तो हम ये इसके साउंड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं इसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, और ये किस दिशा में जा रहा है, और हमें किस ओर अलर्ट करना है। जैसे एक समुद्र का किनारा रहता है, वहां पर साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर जितने भी समुद्र किनारे जितने भी घर होंगे वहां पर क्या अलर्ट कर देंगे कि ये साइक्लोन जो है इस ओर ईस्ट की ओर बढ़ रहा है आगे। तो नेक्स्ट जनरेशन के जो रेडार आता है, रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, तो इसमें भी यूज हो रहा है। इसके पहले मैं 3 अलग अलग सुपर 30 के वीडियो बना चुका हूं, तो वो जरूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने देखे नहीं है इसके पहले, ठीक है। और एप्लीकेशन देख लेते हैं डॉपलर प्रभाव की। अब डॉपलर प्रभाव जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है, मेनली ये देखिए डॉपलर प्रभाव मेडिसिन में अल्ट्रासोनिक वेव जो रिफ्लेक्ट होके आरबीसी से वापस से आ जाती है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्लड जो है वो किस स्पीड या फिर किस वेग या फिर किस वेलोसिटी में फ्लो हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इसके बहुत सारे यूज होते हैं डॉपलर प्रभाव के। साउंड और लाइट मेनली ध्यान रखिएगा।
अब जो एग्जाम में जो मोस्ट टाइम पे जो बार बार पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी देख लेते। देखिए, आप कोई सी कार की स्पीड के बारे में भी हम बता सकते हैं उसके साउंड से कि वो किस स्पीड में आगे बढ़ रही है। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो एग्जाम में पूछे गए तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो एग्जाम में आया था, डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते उड़ते हुए विमान का वेग, वेग होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब हो गई स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर किसी विमान का वेग ज्ञात करना है अगर साउंड में है तो उसका प्रभाव, उसका यूज हम डॉपलर प्रभाव में बता सकते हैं कि क्या स्पीड किससे, और मेक संख्या भी बोल सकते हैं। गैलेक्सियों की गति का पता लगाने में, गैलेक्सी जो है स्पीड, हर एक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, बिग बैंग थ्योरी जिसको हम बोल सारी चीजें आती है, तो दूर जा रही है तो उनका अनुमान लगाना उनकी स्पीड का, तो किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, डॉपलर प्रभाव का कर सकते हैं। समुद्र के भीतर पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी दैट मीन्स हो गया सबमरीन जो है, उसका अगर वेग ज्ञात करना, वेलोसिटी अगर ज्ञात करना है किस स्पीड से जा रही है और किस ओर जा रही है, तो भी हम डॉपलर प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सबमरीन विथ इन द सी, तो ध्यान रखिएगा सबमरीन का भी वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, विमान का वेग। तो गैलेक्सियों की गति का या फिर तारों की गति, हर चीज साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे यूज हो गए आपके डॉपलर प्रभाव के, और ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू ग्रीन अलगाए नील हरी शैवाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, काई के रूप में बोलते हैं, समुद्र के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। एक और उदाहरण आता है लाल सागर, जानते होंगे लाल सागर का लाल रंग क्यों है, तो ध्यान रखिएगा वो किसके कारण है, शैवाल के कारण है, क्योंकि शैवाल वहां पर ऊपर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, तैरता है, जिस कारण से हम अगर ऊपर से देखें एरोप्लेन हो इससे तो हमें कैसा नजर आएगा, वो लाल, जिस कारण से उसका नाम क्या पड़ा है, रेड सी पड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म जो जीवा है, जीव जो है, तो वो क्या है, ब्लू ग्रीन अलगाए है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं सुपर 30 की सीरीज में, दूध के अंदर या फिर दूध को उबाला क्यों जाता है, तो जिस कारण से उसके अंदर जो जीवाणु जो मेनली है बीमारी फैलाने वाले, उनको दूर करने के लिए दूध को उबाला जाता है, और ये विधि को बोला जाता है पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन। ये विधि के बारे में बताया था लुई पाश्चर ने। किसने बताया दोस्तों, लुई पाश्चर ने। दूध के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया रहते, जीवाणु, उनको नष्ट करने के लिए दूध को उबाला जाता है स्टेबिलिटी करने के लिए। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, अल्ट्रासोनिक और लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, तो 3 प्रकार की होती है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पाश्चराइजेशन विधि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जेरेंटोलॉजी जो है मेनली, आप इससे ये याद रखिए, ओल्ड स्टेज या फिर ओल्ड अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था में कैसे बिहेव करता है शरीर और क्या चीज होती है, वो सारी स्टडी जो रहती है जेरेंटोलॉजी। आप जेरेंटो में ऐसे याद रखो, जेरेंटो को याद रख सकते हैं 0। ठीक है, कैसे 0 याद रखे, वृद्ध अवस्था में जो नॉलेज और ये सारी चीजें वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर बुद्धि जो है या फिर जो है वो एक लेवल के नीचे चले जाती है। तो ओल्ड स्टेज की अगर स्टडी करना है तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओल्ड एज, द प्रोसेस इज अगेन द पर्टिकुलर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा वृद्ध अवस्था का अगर अध्ययन करना हो तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, wave which do not require any material medium for its propagation, मतलब ऐसी कौन सी तरंग है जिसको माध्यम, मतलब होता है मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, और यांत्रिक तरंग मतलब एम से मीडियम और एम से मैकेनिकल जो है इसे मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बातचीत करते हैं तो वायु के जो पार्टिकल्स जो आगे पीछे प्रोपोगेट होते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, माध्यम की जरूरत पड़ रही है। और अगर चांद पर हम हैं
चांद पर अगर गए हैं तो वहां पर हम बातचीत कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, माध्यम नहीं है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो वो किस विधि द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। और यहाँ पर जो है बीच में फ्री स्पेस है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो वो जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय के फॉर्म में आ रहा है और वहां पर मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ उदाहरण भी बता देता हूँ। एक्स किरण जो है, एक्स रे जो है, वो क्या है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आ जाएगी। अल्फा किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड, यूवी रे, तो ये सारी अल्ट्रावायलेट रे जो ये सारी कौन सी किरण हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और मैकेनिकल वेवफॉर्म को माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साउंड ट्रैवल फास्ट। अब ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा, स्टील, हवा, पानी और वैक्यूम। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि जो है स्टील में होती है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड अलग अलग बदल गया है, ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, तो लोहे में सर्वाधिक रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील में आएगी, तो ध्यान रखिएगा लोहे या फिर ठोस में सर्वाधिक रहती है, और ठोस में मेनली स्टील आ गया, तो उसमें सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। अब कुछ एग्जांपल दे देते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन एल्यूमिनियम होता तो क्या होता? ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आईएमपी और आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक अगर बात करी गई तो एल्यूमिनियम में होती है 6420। देखो 6 के बाद 4, 4 क्या 2, 2 क्या 0, 2 2 माइनस करते आप 64-20 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा होती, लोहे से भी ज्यादा ध्वनि की चाल होती एल्यूमिनियम में। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑप्शन में होता तो आपको प्रायोरिटी एल्यूमिनियम को देना होती। अब एक क्वेश्चन आता है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमिनियम में होती कितनी? तो ध्यान रखिएगा 64-20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज द हाइएस्ट इन एल्यूमिनियम, 6420। अब आता है सेकंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लोहे में तो होती है, अब लोहे में कितनी रहती है? तो ध्यान रखिएगा 51-30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहती है ध्वनि की चाल लोहे में। अब अगला प्रश्न आता है, ये तो आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा, वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 332। कभी कभी ऑप्शन में ध्यान रखिएगा अप्रोक्स भी आ जाता है। ये अभी एग्जाम में 330 मीटर पर सेकेंड था, वहां पर 332 नहीं था। तो इसके अराउंड जो वैल्यू है आए वो आपको लगा के आना है एग्जाम में, ड्रॉप मत करना क्वेश्चन गलत समझ के, ठीक है। इसके आसपास जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा किसमें हो गई? ठोस में, और ठोस में भी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितनी? 64-20, और ध्वनि की चाल लोहे में 51-30, और वायु में कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिए तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सुपर 30 का 29 क्वेश्चन। कितने तापमान मापने के लिए पारा थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? और ध्यान रखिएगा मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम तापमान कितना नाप सकता है पारा, जो हम थर्मामीटर में पारा यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 360 डिग्री क्या होता है मैक्सिमम तापमान वो नाप सकता है। अब इसकी वजह से रेंज रहती है मरकरी की, तो ध्यान रखिए -33 से 360 डिग्री तक का तापमान नाप सकता है कौन? पारा युक्त तापमापी, मर्क्यूरी, या फिर मैं बोल सकता हूं थर्मामीटर। क्योंकि ध्यान रखिएगा -37 और -39 जैसे ही तापमान होता है इतने पर पारा जो है जम जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पारा कितने पर जमता है? तो ध्यान रखिएगा -39 डिग्री पर पारा जम जाता है, जिसका ठंडे देशों में पारे का उपयोग नहीं करा जाता है। एल्कोहल तापमापी, एल्कोहल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जमता है, ठीक है। पारे की जगह हम अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। और ये रेंज अभी पूछी गई थी सीजीएल में, तो ध्यान रखिए -37 से 360 तक रहता है, और मैक्सिमम कितना है? 360। और पारा जमता है -39 पे, और अल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं इसके रिप्लेसमेंट में, और अल्कोहल जो है -115 डिग्री पर जमता है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
सूर्य का तापमान मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का तापमान किससे हम नापेंगे, या फिर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकते हैं कि तारों का तापमान जो है किससे नापते, तो ध्यान रखना पायरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, कोई सी चीज जो है रेडिएशन पैदा कर रही है या फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान जो है किससे नापा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पायरोमीटर से नापा जाता है सूर्य का तापमान। या फिर एक क्वेश्चन तारों का तापमान, सूर्य भी एक तारा है, अगर तारों का तापमान नापना हो तो भी पायरोमीटर का यूज करेंगे, या फिर 800 डिग्री से ऊपर का तापमान नापने के लिए भी पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। एक आता है गायरोस्कोप, तो गायरो मतलब क्या हो गया, इसमें ध्यान रखना, गायरोस्कोप भी बहुत बार पूछा है, पायरो गायरो में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तु का वेग ज्ञात करने में गायरोस्कोप, गायरो मतलब घूमती वस्तु और पायरो मतलब हाई टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, सूर्य, तारों या फिर 800 डिग्री से ऊपर का तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये थे मोस्ट टाइम पे 30 क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।